हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम के बारे में। साथियों, आप द्वारा बार बार कमेंट करके पूछे जा रहा था कि सर स्क्रूटनी फोरम के बारे में कुछ बताइए और हमें सारी जानकारी बताइए जिससे हम आसानी से स्क्रूटनी फोरम भर सके। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम की A to Z संपूर्ण विश्लेषण अपन करेंगे, यानी कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए और कौन सा दस्तावेज कहाँ पे अपलोड करना है और किस कॉलम में क्या भरना है, ये सब जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहे। स्क्रूटनी फॉर्म में संपूर्ण विवरण कैसे भरे जिससे दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, उसमें ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है तो यही प्रक्रिया होती है। इसलिए आप दोस्तों किसी दूसरी भर्ती परीक्षा के भी स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपके पास पहले मुख्यतः ये निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। इसमें साथियों सबसे पहले आपका आवेदन पत्र और आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की अंक तालिकाएं, यानी उसकी समस्त अंक तालिकाएं और उसके दोस्तों डिग्री और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आपने दोस्तों मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसकी अंक तालिकाएं और उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र के अंतर्गत दोस्तों आपके पास एक अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र, साथ ही दोस्तों दो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अलग अलग दो चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होने आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, जो अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में है उनके एनओसी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। नंबर 7 दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अटेस्टेशन फॉर्म दोस्तों ये पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए काम आता है, तो इसमें दोस्तों पूरे विवरण भर के और दो अपने जानकार गवाहों के सिग्नेचर करवा के फिर किसी राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करके और उसकी कॉपी दोस्तों आपको इसमें अटैच करनी होगी। इसके बाद 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र, डिप्लोमा धारक के लिए डिप्लोमा प्रमाण पत्र और उसकी डिग्री सर्टिफिकेट, स्पोर्ट पर्सन के लिए दोस्तों स्पोर्ट सर्टिफिकेट, हस्तलिपि नमूना, शपथ पत्र। अब शपथ पत्र में दोस्तों 4-5 तरह के शपथ पत्र है, उसमें यहाँ पे 4 गेट शपथ पत्र हो गया, जाति शपथ पत्र जो ईडब्ल्यूएस एमबीसी और ओबीसी के लिए चाहिए होगा, और बच्चों से संबंधित घोषणा पत्र, दहेज धूम्रपान निषेध के संबंध में शपथ पत्र। नंबर 19 राजपत्र अधिकारी द्वारा दो अलग चरित्र प्रमाण पत्र जो मैंने बताया, अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र, धोखाधड़ी घोषणा पत्र और भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र। इस प्रकार के दोस्तों आपके दस्तावेज होने के बाद आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरने की तैयारी करें। ये सभी दस्तावेज दोस्तों आपके पास होनी चाहिए और इन सभी दस्तावेजों की रंगीन स्कैन कॉपी करके आपके पहले सिस्टम में आप डाल लें और उसके बाद दोस्तों एक एक करके क्रम से आप अपलोड करते रहे। साथ ही स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपके पास 7 चरण होंगे। पहले चरण में दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल आएगी, सेकंड में दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल, तीसरे में एक्सपीरियंस डिटेल और आइडेंटिटी। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के बाद दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और लास्ट में दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आपको डिटेल बननी होगी। तो साथियों इस प्रकार आपके 7 चरण में पूरा आपका स्क्रूटनी फॉर्म पूरा होगा। तो दोस्तों अपन एक एक चरण के बारे में बात करते हैं। पहले चरण में दोस्तों आपकी बेसिक डिटेल में दोस्तों आधी सी आपकी डिटेल तो जो आपने पहले ऑनलाइन फॉर्म ओटीआर भरा था वहीं से उठ के आ जाएगी। कुछ डिटेल होगी जो दोस्तों आपको खुद को फिल करनी होगी। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका रोल नंबर, जो आप दोस्तों अपने एडमिट कार्ड में से आपका रोल नंबर मिलेगा तो रोल नंबर यहाँ लिखना है और रोल नंबर दोस्तों सही लिखना है। रोल नंबर में किसी प्रकार की कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आवेदन पत्र क्रमांक, इसमें भी दोस्तों किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही और सटीक आपकी होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए आपका आवेदन पत्र और ई प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें से रोल नंबर और आवेदन पत्र क्रमांक आप दोस्तों यहाँ लिखें। उसके बाद दोस्तों इसमें मेरिट क्रमांक व अंतिम परिणाम हेतु कॉलम दिया गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये दोस्तों जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिक भर लेंगे, इसमें आपको किसी प्रकार का कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों विज्ञापन संख्या, ये ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा तो आपको इसको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की दोस्तों विज्ञापन संख्या नहीं आ रही तो 11603 है, आप भर सकते हैं। पद कोड और क्रम संख्या, दोस्तों ये क्रम संख्या आप भरना चाहे तो दोस्तों आप जो नोटिफिकेशन निकला था, नोटिफिकेशन में से दोस्तों उसमें पद कोड नहीं दिया, क्रम संख्या दी गई है तो क्रम संख्या दोस्तों वो लिख सकते हैं। यानी दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर विज्ञापन संख्या जो है 01/2023 ये आप दोस्तों पद कोड के अंदर वहां लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप लिखना चाहे तो लिख देना और यदि खाली छोड़ना चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पदनाम दोस्तों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा सूचना सहायक। इसके बाद विभाग का नाम आ जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आवेदक का पूरा नाम आपको हिंदी में लिखना होगा दोस्तों, इंग्लिश में भरा हुआ आएगा, हिंदी में आपको वर्चुअल कीबोर्ड है उसके द्वारा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, या दोस्तों आप डायरेक्ट गूगल के अंदर जो राजभाषा या गूगल हिंदी टूल होता है वहाँ पे टाइप करके यहाँ कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पिताजी का नाम,
आपको दोस्तों इंग्लिश में भरे हुए आएंगे, हिंदी में आपको लिखना है। इसी प्रकार माता का नाम, ये दोस्तों आप 10वीं की मार्कशीट में देख ले, जैसा 10वीं की मार्कशीट में लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप यहाँ लिख दे। आवेदक की जन्मतिथि होगी, जन्मतिथि के बाद दोस्तों आप कितने विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि तक आपकी आयु कितनी हुई है, ये दोस्तों ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। यदि नहीं आती तो दोस्तों मैनुअल आप फिल कर दे। इसके बाद दोस्तों नागरिकता इंडिया आ जाएगा, आरक्षण आप जिस श्रेणी से आपने फॉर्म लगाया वो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यदि कोई निःशक्त जन श्रेणी का है तो उसकी श्रेणी यहाँ आ जाएगी, यानी दोस्तों जिस श्रेणी का है उस श्रेणी यहाँ पर शो हो जाएगी, इसमें इस प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे दोस्तों आपका धर्म हिंदू आ जाएगा। यदि कोई दूसरे धर्म का है तो दोस्तों वह जो भी आपने पहले आवेदन फॉर्म में भरा है उसके आधार पर यहाँ फिल हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों वैवाहिक स्थिति, आपने उस टाइम जो आपने दोस्तों पहले आवेदन भरते समय विवाहित या अविवाहित जो भी भरा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कई अभ्यर्थियों का प्रश्न रहेगा कि हमारी बाद में शादी हो गई तो हम क्या करें, तो दोस्तों आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जो पहले आपने जो भर दिया उसके आधार पर इस फॉर्म को भरे, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों इसमें अविवाहित करोगे तो दोस्तों सारे कॉलम डिसेबल हो जाएंगे, इसमें आपको कोई भी भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे आप विवाहित करोगे, विवाहित करने के बाद आपको पति या पत्नी का नाम लिखना होगा, विवाह की तारीख लिखनी होगी, विवाह का स्थान लिखना होगा, कहाँ आपका विवाह हुआ है, और उसके बाद दोस्तों आपका विवाह प्रमाण पत्र बनाया होगा, उसका पंजीकरण संख्या जो 12-13 अंक का होता है वो आपको डालना है, और पंजीयन स्थान कहाँ पे आपने उसको पंजीकरण करवाया है तो दोस्तों उसका स्थान आपको लिखना है, और पंजीकरण अधिकारी, ये सब विवरण दोस्तों आपको जब विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा उसमें सब मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप यहाँ उसमें देख के भर दे। इस प्रकार दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल भर जाएगी। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र का विवरण, आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी यानी क्या टीएसपी के हैं तो दोस्तों जो टीएसपी के अभ्यर्थी को हाँ पे क्लिक करना है, और नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थी को नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में पद हेतु चयन चाहते हैं, यानी टीएसपी के क्षेत्र के अभ्यर्थी जिनका दोस्तों उनके कट ऑफ नंबर जो नॉन टीएसपी के कट ऑफ के बराबर आ रहे हैं और वो नॉन टीएसपी के अंदर अपना दोस्तों चयन चाहते हैं, यानी यहाँ पर वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों उनको दर्शाना होगा यस या नो। यदि दोस्तों यस दर्शाते हैं तो उनको टीएसपी से हटाकर नॉन टीएसपी वाली लिस्ट में डाल देंगे, और यदि दोस्तों वो कुछ भी नहीं भरते हैं या नहीं भरते तो उनको टीएसपी में रहने दिया जाएगा। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों संतान विवरण, यहाँ दोस्तों आपके संतान से संबंधित विवरण देना होगा। यहाँ दोस्तों आपको दर्शाना होगा कुल कितनी संतान है, मैंने टोटल कितने हैं तो यहाँ टोटल संख्या लिखनी है, और उसके बाद दोस्तों कितने आपके पुत्र है, और फर्स्ट कॉलम में पुत्र लिखना और सेकंड कॉलम में आप पुत्रियां लिख देना कितनी पुत्रियां हैं। किसी के मान लो 2 पुत्र है तो आप स्पष्ट में 2 कर दे और इसमें 0 कर दे, और 1-1 है तो दोस्तों दोनों में 1-1 कर दे, और या टोटल में 2 कर दे। अब दोस्तों उसे नीचे उसका विवरण देना होगा। जैसे पुत्र है तो दोस्तों फर्स्ट में आपका पुत्र का नाम और जन्म तारीख होगी, और पुत्री है तो पुत्री का नाम और उसकी जन्म तारीख अंकित करना होगा। इसके बाद दोस्तों भूतपूर्व सैनिक के लिए आपने दोस्तों फॉर्म भरा होगा, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है या नहीं तो दोस्तों यहाँ है तो हाँ आ जाएगा, नहीं अन्यथा नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार एनसीसी या उत्कृष्ट खिलाड़ी का कैंडिडेट होगा तो दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, इसके आगे आएगा सेवारत कर्मचारी, यानी पहले से राजकीय सेवा में है तो दोस्तों उसको अपना यहाँ विवरण देना होगा। राजकीय सेवा में है तो यस आएगा, कौन से विभाग में है ये सारा विवरण दोस्तों वहाँ पहले फिल किया होगा तो ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, नहीं आता तो आप मैनुअल इसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों मूल निवास का। मूल निवास में दोस्तों आप जिस राज्य, जिला और तहसील से आप संबंध रखते हैं दोस्तों वो उसमें लिखा हुआ होता है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मूल निवास देखिए उसमें दोस्तों राज्य सबका जो राजस्थान के राजस्थान आ जाएगा, जिला दोस्तों आप यहाँ पर भर ले, उसके बाद तहसील भर ले। अब दोस्तों यहाँ सवाल आता है जो अभ्यर्थी राजस्थान के बाहर के हैं तो उनको क्या करना है, तो दोस्तों राजस्थान के बाहर के हैं तो यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। दोस्तों आपने पहले जो फॉर्म भरा होगा तो उसमें स्टेट सेलेक्ट करा होगा तो यहाँ ऑटोमेटिक डिटेल आ जाती है, वैसे नहीं आती तो आप मैनुअल भर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों दूसरी बात आती है, कई अभ्यर्थियों के जिले चेंज हो गए। राजस्थान में 17 नए जिले बनने के बाद कई अभ्यर्थियों को जिला और तहसीलें चेंज हुई है, तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा दोस्तों इसमें आपने फॉर्म में फिल किया है उसी को रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि चेंज हो रहा तो आप नया जिला सेलेक्ट कर ले, तहसील अपनी सेलेक्ट कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अपना मूल निवास जो पुराना वाला है वही लगा दे। इसके बाद दोस्तों जन्म स्थान। अब जन्म स्थान भी दोस्तों कई अभ्यर्थियों का मूल स्थान और जन्म स्थान एक ही होता है, लेकिन कई केसों में उनका जन्म स्थान दूसरी जगह होता है, तो दोस्तों उसका सही से विवरण आप भर दे। सेम है तो दोस्तों आप अपना डिटेल उसमें, और दोस्तों कोई टिप्पणी करनी हो तो नीचे कॉलम दिया गया है, इसमें अपना बाइफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पत्राचार हेतु पता का विवरण। अब इसके अंदर दोस्तों आपको सही पता भरना है जो आगे आपसे कम्युनिकेशन कर सके। उसके लिए दोस्तों अपना सही पूरा एड्रेस आप लिखें जहाँ पे आपको कोई लेटर पत्र प्राप्त हो सके। ये दोस्तों अपने आधार कार्ड में आधार कार्ड को देख के भर सकते हैं। वैसे दोस्तों सबको अपना स्थायी पता और अस्थायी पता रहता है, और स्थायी पता के अंदर जहाँ के दोस्तों आप मूल निवासी है, जहाँ के आप प्रॉपर रूप से रहते हैं वहाँ का भर सकते हैं। ऐसे कई बहुत ही कम केस होते हैं कि वह उनका मूल निवास दूसरी जगह है और रहते कहीं दूसरी जगह। तो दोस्तों ये आप यहाँ तक डिटेल आप भरने के बाद, ये पर्सनल डिटेल पूरी होने के बाद दोस्तों सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों पूरी डिटेल देख ले, साथ ही ये जो अब तक की पूरी डिटेल आपने जो भरी है उसको एक बार चेक कर ले, आप बिल्कुल संतुष्ट होते हैं। उसके बाद दोस्तों सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले चरण में चले। अगले चरण में चलने के बाद दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी होगी, यानी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के अंदर दोस्तों इसमें अपना विवरण देना होगा। शैक्षणिक योग्यता के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट देखनी है, मार्कशीट, और उसमें से दोस्तों अपना बोर्ड
वह विश्वविद्यालय का नाम तो दोस्तों 10वीं के अंदर बोर्ड का नाम होता है, तो राजस्थान के है तो आरबीएससी है, और उसके बाद एचईक्यू से दोस्तों 10वीं कोई होते नहीं क्योंकि ऑल सब्जेक्ट होते हैं, तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने कब पास किया है, तो ये चीज़ देख 10वीं आपने कब पास की है उसका दोस्तों पासिंग ईयर होता है, वो यहाँ पर डाल दें। और अनुक्रमांक दोस्तों रोल नंबर होते हैं, तो रोल नंबर आप यहाँ पर फिल करें। ये 10वीं की मार्कशीट में देखिए, उसके बाद भरे। इसके बाद फेस डिटेल पर क्लिक करें। फेस डिटेल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी इधर डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और आगे दोस्तों इसमें कितनी परसेंटेज है वो भरना होगा। साथ 10वीं की मार्कशीट लेकर दोस्तों यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट में दोस्तों यह जैसे रोल नंबर लिख दिया, रोल नंबर के बाद आपके प्राप्तांक, रिजल्ट टाइप, श्रेणी या ग्रेड, दिनांक आपने कब पास किए, ऐच्छिक विषय और कोर्स की अवधि और विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, ये सारी चीज़ें उसमें मांगी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये फिल करें। इसी प्रकार 12वीं और ग्रेजुएशन या उसके अलावा दोस्तों कोई मास्टर डिग्री कर रखी है तो वो आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने 10वीं की भर लिया, फिर 12वीं की भरनी है, फिर स्नातक की भरनी है इसी प्रकार। उसके बाद दोस्तों अधिस्नातक की भरनी है, और इसके बाद दोस्तों कोई अलग से आपने कुछ कोर्स कर रखा है तो वो करना है। बाद में दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित योग्यता है या डिप्लोमा है, तो साथ ही जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनके पास जैसे पीजीडीसी होगा, ओ लेवल होगा, कोपा होगा, ऐसा दोस्तों उनके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ विवरण देना होगा। तो साथियों ये एजुकेशन का नॉर्मल विवरण है, इसको दोस्तों आपको वेरीफाई करना है और चेक करके आपको सही डिटेल भरनी है। तो साथियों शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है, तो जिन्होंने एपेरिंग में फॉर्म भरा था उनके लिए है। उन्होंने दोस्तों फॉर्म भरते समय जब अंतिम शैक्षणिक योग्यता थी उस टाइम तक दोस्तों उनके पास उनका डिग्री पूरी नहीं हुई थी, तो उनके लिए वो इसमें दोस्तों अपना विवरण भर दे। इसके बाद दोस्तों इंटरशिप अपने लागू है नहीं, इसको काट दे। इसके बाद पैरामेडिकल ये भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों यदि आयोग द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान लोक सेवा आयोग या किसी विभाग द्वारा किसी भी भर्ती के लिए दंडित, पदच्युत, ब्लैक लिस्ट, वर्जित किया गया हो तो उस परीक्षा का नाम और उसके कारण का उल्लेख करना है। तो दोस्तों यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो उसके लिए, वैसे दोस्तों सभी के लिए नहीं है। इसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता का कॉलम अपना पूरा हो जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी पूरी हो जाएगी, और एक बार पूरी चेक करने के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और दोस्तों पिछला कुछ भी विवरण देखना है तो बैक पर जाके आप देख सकते हैं। सेव नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आगे वाला विवरण होगा एक्सपीरियंस डिटेल से संबंधित। तो साथियों आपको सीधा पता है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल खाली छोड़ दें। और यदि कोई पहले से राजकीय कर्मचारी है तो दोस्तों वो यहाँ भर सकता है, लेकिन मेरा मानना है ये कुछ भी नहीं भरे, आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ दें क्योंकि अपने एक्सपीरियंस इसमें मांगा ही नहीं है तो इसको भरना ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों कोई ऐसा अभ्यर्थी जो विज्ञापन की अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहे यानी छूट लिया है तो उसको ये कॉलम भरना होगा। और कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, विजेता चिन्ह दोस्तों ये भी छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं करना। यदि आपके ऐसे कोई शोध किया है ये भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं भरना आपको। इसमें मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कुछ भरने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल जो आयु सीमा में छूट चाहे वह इसमें भर सकता है। इसके बाद दोस्तों सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों अब इसका चौथा चरण आ गया। चौथा चरण के अंदर दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। तो फोटो दोस्तों आपके पास यदि फॉर्म भरे थे जबकि फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, वही फोटो अपलोड कर देना। और नहीं है तो दोस्तों अभी की नवीनतम रंगीन फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है। साथ ही दोस्तों जैसे सिग्नेचर आपने पहले फॉर्म में किया था वैसे सिग्नेचर अपलोड करना है। इसकी दोस्तों न्यूनतम साइज दे रखी है, इसके अनुसार आप उसको कंप्रेस करके और उसको अपलोड करें। और इसके बाद दोस्तों सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। साथियों पांचवा चरण है एप्लीकेशन चेकलिस्ट। इसको ध्यानपूर्वक दोस्तों देखें और जो आपको उचित लगता है उसके आगे टिक करें। इसमें दोस्तों ए नंबर अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति निर्धारित योग्यता के अनुरूप है या उसके समकक्ष, तो इसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर सर्वथा अनुरूप कर देना। इसके बाद दोस्तों नंबर बी के अंदर अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, उसके बाद प्राप्त की है। तो दोस्तों ये आपने यदि आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली तो दोस्तों फर्स्ट पे क्लिक करना है। और यदि नहीं की है यानी एपियरिंग में फॉर्म भरा तो दोस्तों सेकंड नंबर के ऑप्शन पर टिक करना है। सी ऑप्शन, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, तो दोस्तों इसके यानी दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आपने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया था तो दोस्तों आपको फर्स्ट में क्लिक करना है। और अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तो दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नंबर डी, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई या साक्षात्कार की तिथि तक, तो दोस्तों आपने जो एपेरिंग में जो कोर्स कर रहे थे क्या उसकी परीक्षा तो साथियों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तब तक क्या आपने ये शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, या दोस्तों इसके सेकंड चरण टाइपिंग के तक, तो आपको दोस्तों ये देखना है, इसमें क्लिक करना दोस्तों परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी या परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण नहीं की, तो इसमें से क्लिक करना दोस्तों। यदि आपने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तब तक आपने दोस्तों शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली तो फर्स्ट पे क्लिक करना है, और अन्यथा नहीं दोस्तों यदि उसके बाद भी कंप्लीट नहीं होती तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नंबर ई, केवल साक्षात्कार के अंक के चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अंतिम शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण, तो दोस्तों अपने साक्षात्कार नहीं था केवल टाइपिंग टेस्ट थी, तो दोस्तों आप यदि टाइपिंग टेस्ट से पहले आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली तो दोस्तों फर्स्ट पे क्लिक करना है, और अन्यथा सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। टाइपिंग टेस्ट से पहले आपके पास जिस कोर्स की दोस्तों एपियरिंग में फॉर्म भरा था उसकी आपकी डिग्री और मार्कशीट आपके पास होनी आवश्यक थी। इसके बाद दोस्तों श्रेणी, अभ्यर्थी आवेदन प्रवेश पत्र में अंकित श्रेणी में ही है या उससे भिन्न, तो उसी श्रेणी में करना है दोस्तों जिस श्रेणी से आपने फॉर्म भरा है। यदि अलग है तो आप सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सभी के उसी श्रेणी में आएगा। नंबर बी,
यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी से हैं, क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में हो चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ है। तो साथियों आवेदन तिथि से पूर्व आप उस श्रेणी में है तो फर्स्ट पे क्लिक करना है। या दोस्तों कोई ऐसा, जैसे ये दोस्तों अधिकतर ईडब्ल्यूएस वाले केस या क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल में आता है, तो उनकी श्रेणी चेंज होती रहती है। तो आप दोस्तों आवेदन करते समय जिस श्रेणी में क्या उसी में है या आपकी चेंज हुई है तो वो देख लेना। तो दोस्तों अधिकतर आवेदन की तिथि से पूर्व ही आएगा इसमें। यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी का है तो क्या उसे राजस्थान का मूल निवासी का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान का मूल निवासी है या राजस्थान का मूल निवासी नहीं है, तो दोस्तों राजस्थान का मूल निवासी है तो इस पर क्लिक करना है, और नहीं है तो इस पर क्लिक करना है। ये टीएसपी के लिए है दोस्तों, टीएसपी एरिया से संबंध रखता है या नहीं, तो दोस्तों टीएसपी एरिया वाले के लिए यस या नो करना होगा। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसे अपने मूल राज्य में उसी आरक्षित श्रेणी में साक्ष्य प्रस्तुत किया है के लिए, तो वह यस या नो करे। अनुभव दोस्तों अपने सुनसाइक में लागू नहीं है तो इसको छोड़ दे। इसके बाद दोस्तों नंबर सी, क्या अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न, तो सर्वथा अनुरूप है। इसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी की निर्धारित तिथि तक आयु कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हुए हैं। एक चॉइस के अनुसार दोस्तों आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए वह निकाल कर दोस्तों इसमें भरे। न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई थी, ये लिख ले। और ये दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छूट चाहिए तो उस पर टिक करे। डिटेल चेक करनी है तो आप बैक पर जाकर चेक कर सकते हैं, और पूरी डिटेल चेक करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ये आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर 1, 10वीं का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। जारी क्रमांक और दिनांक लिखना है। तो दोस्तों जारी क्रमांक उस पर लिखा हुआ होता है ऊपर, तो वह जारी क्रमांक यहाँ लिखे, और जारी करने की दिनांक यानी दोस्तों जिस दिन आपका रिजल्ट आया है वह तारीख इसमें लिख दे। साथ ही दोस्तों कितने कॉपीज की संलग्न कर रहे हो। 10वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है, तो दोस्तों एक पेज होगा तो यहाँ एक नंबर लिख दे और उसको अपलोड कर दे। इसी प्रकार दोस्तों 12वीं का भी एक ही होता है, उसके जारी क्रमांक और दिनांक डालकर एक नंबर करे और उसको अपलोड करे। इसी के बाद दोस्तों स्नातक के अंदर दोस्तों यहाँ दोस्तों ग्रेजुएशन का आपको डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उसके जारी क्रमांक और दिनांक लिखते हुए और कितने पेज है उसको दोस्तों अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों यदि आपने एमए कर रखा है तो उससे संबंधित दोस्तों आपका उसकी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट डालते हुए कितने पेज है ये करके उसको अपलोड करे। नहीं है तो दोस्तों छोड़ दे। इसके बाद दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र कुछ भी ना भरे, इसको खाली छोड़े। अनापत्ति प्रमाण पत्र दोस्तों जो राजकीय कर्मचारी है, पहले से गवर्नमेंट कर्मचारी उनके लिए, तो यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो वो अपनी डिटेल यहाँ फिल करे। इसके बाद दोस्तों मूल निवास में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास में ऊपर नंबर दिए हुए होते हैं, वह दोस्तों आप यहाँ टाइप करें और कब दोस्तों आपका जारी हुआ है उसकी डेट लिखे और कितने पेज है वह दोस्तों आप यहाँ देख लें। इसके बाद दोस्तों विकलांगता यानी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र है, तो वह दोस्तों दिव्यांगजन अभ्यर्थी यहाँ पे अपनी डिटेल भरे। जाति प्रमाण पत्र के अंदर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र का आपको जारी क्रमांक लिखना है और उसी के साथ दोस्तों कब आपका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसका विवरण देना है। उसकी दिनांक लिखनी है और कितने पेज आपने दोस्तों इसमें अपलोड कर रहे हो वह डालकर दोस्तों इसको अपलोड करें। इसके बाद दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें दोस्तों आपको जारी क्रमांक इसमें कुछ होता नहीं है, तो आप 00 या दोस्तों नील करके और उसके दिनांक उसमें क्यों जब साइन करवाओगे तो दिनांक जरूर लिखवा लेना। जिस भी आप गजेटेड या राजपत्र अधिकारी द्वारा वेरीफाई करवाते हो तो दोस्तों उसके नीचे दिनांक लिखवा लेना, जो वो दिनांक यहाँ पे डाल देना। पेज है उतने नंबर लिखकर इसको अपलोड कर दे। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन है 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र, तो साथियों 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र ये साथियों SC और ST के अभ्यर्थी को छोड़कर कोई दूसरी श्रेणी का अभ्यर्थी यदि फीस में 2.5 लाख से कम इनकम दिखाकर फीस में छूट लिया है तो उसके लिए है, तो उसको दोस्तों अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ लगाना होगा। यदि दोस्तों उसकी इनकम बढ़ गई है तो आपको दोस्तों एक काम करना होगा, एक शपथ पत्र बनाना होगा और आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। एक जितना दोस्तों आपके फीस के बीच में डिफरेंस आ रहा है, 250 रुपये ST SC की फीस है और आपकी फीस जैसे मान लो 450 रुपये है, तो बीच का डिफरेंस 200 रुपये होता है, उसका पोस्ट ऑर्डर आपको देना होगा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है इसको बिल्कुल भी चेंज ना करें, जैसा है वैसा रहने दे। जो दोस्तों आपने आवेदन फॉर्म में भरा था उसी के अनुसार दोस्तों इसको चलने दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों डिप्लोमाधारी धारक प्रमाण पत्रों के लिए यानी ग्रेजुएशन के बाद किसने डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है तो दोस्तों यहाँ उसका उपाधि यानी दोस्तों उसकी डिग्री आपको यहाँ पर डालनी है। तो डिग्री या सर्टिफिकेट होगा जिसका जारी क्रमांक डालना है, उसकी दिनांक कब जारी हुआ है और कितने उसमें पेज है, तो ये दोस्तों आपको रंगीन स्कैन करके यहाँ अपलोड करनी होगी। इसके बाद दोस्तों स्पोर्ट कोटे से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पोर्ट सर्टिफिकेट का क्रमांक और जारी दिनांक लिखकर दोस्तों अपलोड करना होगा। हस्तलिखित नमूना जो दोस्तों आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट कॉर्नर से डाउनलोड कर ले और उसको हिंदी और इंग्लिश में भर के अपने सिग्नेचर करके दोस्तों वह अपलोड करना है। इसको एफिडेविट पे नहीं बनवाना, नहीं दोस्तों स्टाम्प पे बनाना, डायरेक्ट आपको एक सिंपल पेज पे लेना है और उस पर हिंदी इंग्लिश में अपनी हैंड राइटिंग लिखनी है। और दोस्तों सिग्नेचर आप जैसे इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में जैसे भी सिग्नेचर करते हो आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं करना, जैसे सिग्नेचर करते हो और जो आपने फॉर्म में कर रखा है वैसा का वैसा सिग्नेचर दोस्तों आपको करके इस पर अपलोड करना है। इसमें जारी क्रमांक की जगह 0 या नल कर सकते हो और दोस्तों उसमें नीचे सेंड करते समय आप दिनांक डालें, वो दिनांक यहाँ पर लिख दे। इसके बाद दोस्तों शपथ पत्र भी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करके दोस्तों उसको इस शपथ पत्र को दोस्तों आपको स्टाम्प पर बनवाना है और नोटरी से अटेस्टेड करवाना है। तो दोस्तों जो स्टाम्प के नंबर होते हैं वह आपके जारी क्रमांक लिख देना और दोस्तों जो जिस तारीख को आपने स्टाम्प लिया है तो उस पर डेट लिखी हुई होती है, वह तारीख आपको दोस्तों यहाँ लिखनी होगी और कितने पेज का आपका शपथ पत्र है वह दोस्तों पेज यहाँ पे डालना है, 2 का है 3 का है और उसको अपलोड करना है।
नंबर 16 जाति शपथ पत्र। ये दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और ओबीसी के लिए है। यह अभ्यर्थी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके उस प्रारूप को स्टाम्प पर एफिडेविट बनवाकर इसको अपलोड करना होगा। बच्चों का घोषणा पत्र आपने दोस्तों यदि स्टाम्प पर बनवाया है तो स्टाम्प का नंबर लिखे और उसकी तारीख डालकर दोस्तों अपलोड करें। इसी प्रकार दोस्तों दहेज और धूम्रपान से संबंधित शपथ पत्र है, एक क्रमांक और जारी दिनांक लिखकर दोस्तों इसको अपलोड करें। राजपत्र अधिकारी द्वारा दो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों ये बनवा ले और दोनों को एक साथ दोस्तों एक ही कॉपी में स्कैन करके और उसको अपलोड करना होगा। इसमें दोस्तों किसी प्रकार कोई नंबर नहीं होते हैं तो आप वहाँ पे 0 या नल कर दें और उसके नीचे जो भी अधिकारी से आप दोस्तों उसको सत्यापित करवाते हैं उसके दिनांक लिखवा ले तो वो दिनांक यहाँ पर डाल दें। इसके बाद दोस्तों नंबर 20 अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपने जहाँ से लास्ट रेगुलर शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाकर लाए और यहाँ पर दोस्तों प्रमाण पत्र जारी क्रमांक और जारी दिनांक लिखकर दोस्तों इसको अपलोड करना होगा। धोखाधड़ी और घोषणा पत्र दोस्तों इसकी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसको खाली छोड़ सकते हैं। 21-22 दोस्तों इसको छोड़ दे। अन्य प्रमाण पत्रों में इसके अलावा दोस्तों कोई भी आपका शपथ पत्र या कोई प्रमाण पत्र रह गया तो उसको दोस्तों आप यहाँ पर अपलोड कर दें। इस प्रकार दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छी तरह से चेक करके और उसके जो क्रमांक दोस्तों ऊपर लिखे हुए हैं उनको ध्यान से देखकर वो लिखना है और जारी दिनांक आपको सही लिखनी है और सही रंगीन स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। इसके बाद दोस्तों सेव नेक्स्ट करोगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगला पेज आपके सामने होगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। इसमें दोस्तों परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। ये दोस्तों पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए काम आता है। पुलिस के द्वारा जब डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करवाता है तब काम आता है दोस्तों। कई डिपार्टमेंट करवाते हैं, कई नहीं करवाते, लेकिन ये भरवाते सबसे हैं। तो सबसे पहले अपना सही एड्रेस लिखे जहाँ पे दोस्तों आसानी से जाकर पुलिस वाला अपना वेरिफिकेशन कर सके, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो इसमें अपने सारे डिटेल भर ले। डिटेल भरने के बाद दोस्तों आगे या दोस्तों आपने अलग अलग जगह रहे, कब से कब तक कहाँ रहे वो डिटेल भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा मानना जहाँ आप रेगुलर रह रहे हैं वहीं का भरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अपने परिवार की पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें पिताजी का नाम, उसका विवरण देना होगा, साथ ही दोस्तों मदर का नाम, वाइफ, हस्बैंड और ब्रदर और सिस्टर की डिटेल आपको देनी होगी। इसमें दोस्तों भाई बहन किसी के ज़्यादा है तो आपको केवल जो बड़े हैं उनके नाम लिख दे, सबका लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी डिटेल भरने के बाद दोस्तों यहाँ आधार कार्ड और जन्म तारीख अपने लिखे, आपका बर्थ प्लेस का सारा विवरण भरे। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन से संबंधित जो मांगी है, एजुकेशन डिटेल भरने के बाद दोस्तों आप इस विवरण को नीचे भर लें। उसके बाद दोस्तों इनमें अधिकतर अभ्यर्थी के नो आता है क्योंकि कोई क्रिमिनल केस किसी के हो रहा है और उसमें राजीनामा हो गया है या ऐसे कोई प्रकरण है तो दोस्तों उसमें यस करना, लेकिन दोस्तों अधिकतर सभी में नो आता है। यदि कोई ऐसा केस है तो दोस्तों आप उसमें यस कर सकते हैं, अन्यथा सब में नो कर दें। इसके बाद दोस्तों दो ऐसे आपको आपके आसपास के ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, यानी 2 गवाहों के नाम देने हैं जो दोस्तों आपको पहचान सके और यदि कोई पुलिस वाला वहाँ वेरिफिकेशन करने आए तो उनको आपकी डिटेल बता सके और यदि उनको थाने बुलाए तो थाने भी जा सके। ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है। यहाँ पे 2 आपके पड़ोसी हो सकते हैं या आपके जानकार हो सकते हैं, उनका नाम भर दें। उसके बाद दोस्तों इसको सेव नेक्स्ट करें और आपका इसका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद दोस्तों आप इसमें सारी डिटेल चेक कर ले, आपने जो भी अब तक की डिटेल भरी है वो सारी सही है कि नहीं है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो दोस्तों बैक आके आप उसको सही करें और सब कुछ मिलाने के बाद दोस्तों आप इसको फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास फीस मांगी जाएगी जो 100 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। वह परीक्षा शुल्क आप जमा कराएं और उसकी दोस्तों रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले। दोस्तों रिसिप्ट के आप 3 प्रिंट आउट लेने हैं और 3 ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना है। साथियों इन दोनों के 2-2 प्रिंट आउट आपको दोस्तों जब दस्तावेज सत्यापन होंगे, ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन होंगे, वहाँ जमा करवाने होंगे। और जो ऑनलाइन फीस जमा कराई गई है उसकी रसीद, ये दोनों दोस्तों 2-2 प्रति में आपके वहाँ जमा होगी और 1 प्रति आपने भविष्य के लिए संभाल के रखी, क्योंकि दोस्तों भर्तियों में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिटेल मांग सकती है, तो आपके पास इसका प्रूफ रहना चाहिए। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उसके बाद इस लिंक को हटा दिया जाएगा और फिर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। तो साथियों जहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, फिर भी दोस्तों आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछे, आपको सभी का सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों स्क्रूटनी फोरम के संबंध में आपको सारा विवरण समझ में आ गया होगा, कहाँ पे क्या डिटेल भरनी है और कैसे भरनी है, किस जगह कौन सी चीज़ लगानी है। तो समस्त चीज़ें आप देखने के बाद दोस्तों उम्मीद है अब आपके स्क्रूटनी फोरम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी दोस्तों आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सूचना सहायक की भर्ती के संबंध में समस्त नवीनतम और ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।